देखो चैप्टर 11 का मेन फोकस क्या है? इंडिया सेटिंग अप बिजनेस आउटसाइड इंडिया एंड इशू रिलेटेड टू, मतलब हमको इंडिया के बाहर बिजनेस खोलना है, हम्म। तो उसमें क्या रूल रेगुलेशन और क्या इश्यूज है। तो पहला बात तो बोला कि इस पे फेमा एक्ट एप्लीकेबल होगा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ठीक है, इसके हाँ सर। कारण ये पूरा रूल रेगुलेशन नया आ गया, 1999 में बना था, जिसके हाँ। कारण इंडिया का बिजनेस करने का पूरा सेपरेट रूल बन गया कि इंडिया में कितना पैसा बाहर भेज सकते हैं, कितना पैसा बाहर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये सारा बात लिखा हुआ है कि एक्सटर्नल ट्रेड के लिए पेमेंट कितना कर सकते हैं, कैसे करेंगे, इन्वेस्टमेंट कितना कर सकते हैं बाहर, क्या क्या डॉक्यूमेंट हमको बाहर साइन करना पड़ेगा तभी हम बाहर बिजनेस कर पाएंगे। हम्म। तो ये सब चीज़ों के ऊपर ये रूल है। और इस पे आरबीआई का एक्ट एप्लीकेबल हो गए, क्योंकि इंडिया से बाहर पैसा जाने का बात हो रहा है तो आरबीआई का भी एक्ट आएगा। हाँ। तो आरबीआई का हमको देखना पड़ेगा कहाँ कहाँ आरबीआई का डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलाउड है, क्या क्या बिजनेस में अलाउड है, किस टाइप का बिजनेस और कौन सा देश में हम बाहर पैसा लगा सकते हैं, कहाँ ओके। बाहर हम शेयर खरीद सकते हैं, किस बिजनेस 10% से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अगर कर रहे हैं तो आरबीआई का अप्रूवल लेना ही पड़ेगा। बहुत कुछ फैक्टर आएगा इस चैप्टर में। ओके। तो देखो ये फालतू ज्ञानबाजी वाला पार्ट है कि 1960s में दुनिया का बिजनेस खुला था बहुत ज़्यादा, तो जिसके बाद हर देश को लगने लग गया कि हम लोगों को कुछ ना कुछ रूल बनाना पड़ेगा, क्योंकि 1960s में ही टाटा बिरला ये लोग बाहर हाँ। बहुत ज़्यादा बिजनेस फैलाया अपना, हम्म। जिसके कारण ये सब रूल आया। तो देखो ओके। यहाँ पे वही चीज़ बताया कि इंडिया में फॉरेन डायरेक्ट एफडीआई का रूल चलता हाँ। है। तो 1991 के बाद ओवरसीज इन्वेस्टमेंट एज एमर्ज एज एन इम्पोर्टेंट पाथवे। 1991 के बाद फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए इंडिया और ओपन हो गया, क्योंकि इंडिया एलपीजी एक स्कीम लाया था। हाँ। 1991 में इंडिया का इकोनॉमी का बैंड बज गया था। हाँ। तो उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह, हम्म। वो लोग क्या किए, एफडीआई लेकर मतलब एलपी वो लोग आईएमएफ से लोन लेने गए। तो जब हाँ। आईएमएफ से लोन लेने का, आईएमएफ बोला हम ऐसे लोन नहीं देंगे, आप लोगों का इकोनॉमी बहुत ट्रबल है, पैसा दे देंगे, मेरा पैसा डूब गया तो आप लोग कमाएंगे कैसे, हमको लौटाएंगे कैसे। हम्म। तो इंडियन गवर्नमेंट बोला कि क्या करना है, तो वो लोग बोला एक स्कीम बना के लाओ कि आप अपने इकोनॉमी को ओपन अप कैसे करोगे, क्योंकि इंडिया में हर बात तो हर गवर्नमेंट बिजनेस चलाता था, हर बिजनेस गवर्नमेंट चलाता था। हाँ। तो एक ये प्रॉब्लम था, तो आईएमएफ बोला कि आप प्राइवेट बिजनेस को भी ग्रोथ करने का जगह दो, तो उसके लिए रूल बनाओ। इंडिया का जो गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज था, जो लॉस मेकिंग चल रहा था, डूबा हुआ चल रहा था, हाँ। उनको भी बोला गया कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को उसमें अलाउ करो। तो ओके। प्राइवेटाइजेशन हुआ, लिबरलाइजेशन माने लाइसेंस कंसेप्ट खत्म हुआ, हर चीज में गवर्नमेंट का लाइसेंस राज था, वो कम हुआ। प्राइवेटाइजेशन यानी गवर्नमेंट का जो लॉस मेकिंग फैक्ट्रीज था, इंडस्ट्रीज था, उनमें प्राइवेट हाँ। इन्वेस्टमेंट को इन्वॉल्व किया गया। मतलब गवर्नमेंट बोला कि कुछ इंडस्ट्री ऐसा होगा जो हम बेच ही देंगे, हम्म। और कुछ इंडस्ट्री ऐसा होगा जिसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट मिल के चलाएगा। जैसे अभी एयर इंडिया बेचा वापस हाँ। टाटा को, तो वो क्या हो गया, प्राइवेटाइजेशन हो गया, गवर्नमेंट फैक्ट्री गवर्नमेंट इंडस्ट्री प्राइवेट में चला गया। ओएनजीसी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, उसमें गवर्नमेंट बोला प्राइवेट हम्म। कंपनी को क्या मिल के बिजनेस करते हैं। तो ये सब किया। और ग्लोबलाइजेशन माने जी माने ग्लोबलाइजेशन, एल माने लिबरलाइजेशन, मतलब प्राइवेट कंपनी हाँ। को भी बहुत सारा बिजनेस अलाउ कर दिया। हम्म। प्राइवेटाइजेशन माने गवर्नमेंट का लॉस मेकिंग फैक्ट्री या तो बेच दिया प्राइवेट को, या बोला चलो मिलके 50-50 काम करते हैं। और हाँ। ग्लोबलाइजेशन माने इंडियन इकोनॉमी को ओपन कर दिया कि फॉरेन फॉरेन कंट्रीज भी इंडिया में इजीली पैसा लगा पाए, फॉरेन कंट्रीज भी इंडिया में इजीली कोलैबोरेशन कर पाए, और इंडियन कंपनी भी फॉरेन में इजीली बिजनेस कर पाए, उसका रूल को इजी कर दिया। हाँ। तो ये हुआ 1991 में, जिसके कारण अचानक इंडिया में बहुत फॉरेन का पैसा आने लग गया, और बहुत हाँ। इंडियन बिजनेस भी फॉरेन में जाके बिजनेस करने लग गए। ठीक है, हम्म। हाँ। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों ओपन हो गया। मतलब फॉरेन हाँ। इन्वेस्टमेंट इंडिया में भी आने लग गया इनफ्लो, और हाँ। फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया से बाहर भी जाने लग, इंडियन कंपनी भी बाहर पैसा लगाने लग गई। तो इसका पॉजिटिव इफेक्ट भी वही हुआ, नेगेटिव इफेक्ट भी वही हुआ। पॉजिटिव क्या हुआ, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा, इंडिया का एफिशिएंसी हाँ। बढ़ा, टेक्नोलॉजी बढ़ा,
नेगेटिव इफेक्ट भी वही हुआ कि एम्प्लॉयमेंट घटा, क्योंकि फॉरेन कंपनीज आई तो टेक्नोलॉजी बेटर आया, तो मैनुअल वर्क कम हो गया, मशीन वर्क ज्यादा हो गया, तो एम्प्लॉयमेंट कम भी हुआ। हमारा एफिशिएंसी कुछ चीजों में बेटर हुआ तो कुछ चीजों में क्वालिटी खराब भी हो गया। और टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा आया, इंडियन कंपनी उतना टेक्नोलॉजी को उस समय संभाल नहीं पा रहा था, तो दोनों पॉइंट हुआ। तो ग्रोथ हमारा बढ़ा भी और ग्रोथ कई जगह गिरा भी, अलग अलग सेक्टर वाइज, जो भी है। ठीक है, ये ज्ञानबाजी का आंसर है। तो इससे बना फेमा एक्ट। तो हम लोगों को इस चैप्टर में फेमा एक्ट ही पढ़ना है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो आरबीआई अब 2022 में आरबीआई और फेमा एक कंबाइन करके भी और रूल्स बनाए हैं। तो इंडिया में बहुत सारा रूल चल रहा है अभी इस चीज को लेकर। फेमा रेगुलेशन एक्ट 2004, फेमा एक्विजिशन एंड ट्रांसफर रेगुलेशन एक्ट 2015, फेमा ओवरसीज इन्वेस्टमेंट 2022, फेमा ओवरसीज इन्वेस्टमेंट 2022, ये बहुत सारे रूल चल रहे हैं। नहीं, ये सारे एक्ट सस्पेंड हो गए, सॉरी, ये सारे एक्ट सस्पेंड हो गए और अब फेमा एक्ट 1999 रह गया। ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है ओआई रूल्स वर्सेस ओआई रेगुलेशन। ओआई माने ओवरसीज इन्वेस्टमेंट। तो ओवरसीज रूल्स प्रोवाइड अ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। दो चीज बना, ओवरसीज रूल्स और ओवरसीज रेगुलेशन। तो रूल्स में क्या लिखा गया कि कैसे रेगुलेट होगी चीजें फॉर मेकिंग द ओवरसीज इन्वेस्टमेंट। किस किस चीज में रेस्ट्रिक्शन है कि इस बात के लिए तुम फॉरेन में पैसा नहीं भेज सकते, किस किस चीज में ये अलाउ किया गया, किस किस चीज में ये लिखा गया इससे ज्यादा पैसा मत भेजना। ठीक है। हाँ सर। और ओआई रेगुलेशन तुमको बताएगा काम करना कैसे, ऑपरेशन कैसे होगा। तो यहां पर बताया रूल क्या होगा और यहां बोला फिर काम होगा कैसे। तो ये दोनों एक्ट, ये दोनों चीज कंट्रोल करता है। तो पहले आ रहा ओवरसीज इन्वेस्टमेंट है क्या। इंडियन आदमी कमिटमेंट कर रहा है कि हम फॉरेन में इतना पैसा लगाएगा, यही है ओवरसीज इन्वेस्टमेंट। तो फाइनेंशियल कमिटमेंट बाय अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, एग्रीगेट अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय वे ऑफ ओडीआई डेप्ट एंड अदर ओवरसीज पोर्टफोलियो, शेयर्स के थ्रू, लोन के थ्रू, अदर बेस में इंडियन आदमी फॉरेन में पैसा लगा रहा है, दैट इज ओवरसीज इन्वेस्टमेंट। फॉरेन एंटिटीज में पैसा लगा रहा है, या तो फॉरेन में खुद का बिजनेस खोल रहा है, या फॉरेन में लोन दे रहा है किसी कंपनी को, या किसी फॉरेन कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहा है, मतलब मिल के बिजनेस करने का बात कर रहा है उनके साथ। तो अकेला कर रहा है, मिल के कर रहा है, या लोन दे रहा है। ठीक है। हाँ सर। तो कुछ कंडीशंस इंडियन गवर्नमेंट लगाया, जैसे इंडियन एंटिटीज एलिजिबल टू मेक ओडीआई, कौन कौन सा बिजनेस है इंडिया में जिसको बाहर पैसा लगाना अलाउ किया गया। ठीक है। कौन कौन सा कंपनी एलिजिबल होगा उसका लिस्ट है। द इंडियन एंटिटी हैज मेड ओडीआई इन द फॉरेन एंटिटी, कितना रुपया लगा सकता है और कैसे इंडियन कंपनी फॉरेन कंपनी को खरीद सकता है या कंट्रोल कर सकता है, इसका भी रूल है। तो अल्टीमेटली ओवरसीज इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, फाइनेंशियल कमिटमेंट एंड ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। मतलब या तो वहां का बिजनेस में पैसा लगा रहा है, खरीद रहा है, या लोन दे रहा है, या पैसा भेज रहा है, ये सबको लेकर बोला गया ओवरसीज इन्वेस्टमेंट। ओके, ठीक है। अब दो तरीका है तुम पैसा लगाने का, एक ऑटोमेटिक रूट, एक अप्रूवल रूट। ऑटोमेटिक रूट मतलब इंडियन गवर्नमेंट लिख ही दिया, या आरबीआई एक्ट में लिख ही दिया, फेमा एक्ट में, आरबीआई एक्ट में लिखा हुआ ही है, यही पर्पस के लिए तुम रुपया भेज दो, बस खाली गवर्नमेंट को बता देना। मतलब गवर्नमेंट प्रायर अप्रूवल दे के रख दिए, बट तुमको इन्फॉर्म करके ही करना है, चोरी छुपे कुछ नहीं होगा। जैसे कि एग्जांपल दे देते हैं, इंडियन कंपनी को बोल रहा है तुम फॉरेन के गाड़ियों के बिजनेस में पैसा लगाओ, उसके लिए रेस्ट्रिक्शन नहीं है, बट बता देना जब लगाओगे तब। और अप्रूवल रूट मतलब सर पहले परमिशन मांगो, इस काम में लगा सकते हैं कि नहीं, फिर गवर्नमेंट देखेगा, अगर उसको लगता है अप्रूवल देना है तो देगा, नहीं तो नहीं देगा। तो ऑटोमेटिक रूट में अप्रूवल तो मिलेगा ही,
लेकिन गवर्नमेंट को एक हाँ बार बता दो, एक बार जस्ट ओवरसीइंग में चेक कर लेगा कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है ना। अब देख, जिस लाइन में पैसा लगाना अलाउड है वहां पर भी तो लोग फ्रॉड कर सकते हैं ना देवराज। हाँ हाँ तो गवर्नमेंट को एक बार देखना तो पड़ेगा ही ना। अब कोई इंडियन कंपनी है, वो इंडिया में अपने आप को भयानक लॉस मेकिंग दिखा रखा है, और ऐसा फॉरेन बिजनेस में पैसा लगा रहा है जहां पे गवर्नमेंट अलाउड करके रखा है, तो इंडियन गवर्नमेंट उसको थोड़ी ना करने दे देगा। हाँ अलाउड है, ठीक है, वो अलग बात है, अलाउड है, लेकिन मैं तू इंडिया में लॉस मेकिंग दिखा के रखा है, तेरे पास इतना पैसा है कि तुम फॉरेन में पैसा लगा रहा है। मतलब तुम इंडिया में झूठ बोल रहे हैं क्या, फ्रॉड कर रहे हैं क्या, या इंडिया का पैसा बाहर घुमाने का कोशिश कर रहे हैं? ठीक बात। तो हाँ ऑटोमेटिक रूट में वो लिस्ट है जहां पे गवर्नमेंट प्रायर अप्रूवल दे रखा है, बट एक बार चेक करके हाँ या ना बोल देगा। लेकिन अप्रूवल रूट में तो बहुत कुछ देख के हाँ या ना बोलेगा, माइट भी ना भी बोल दे। ओके ठीक है। अब ओवरसीज इन्वेस्टमेंट ऊपर ही पढ़ा चुका, दो टाइप का है। हाँ फाइनेंशियल कमिटमेंट मतलब रुपया भेजने का बात, और फाइनेंशियल हाँ इन्वेस्टमेंट मतलब वहां के बिजनेस में पैसा लगाने का बात। इसको भी फिर फाइनेंशियल कमिटमेंट को भी दो कैटेगरी में बैठा, इन्वेस्टमेंट बाय पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया इन फॉरेन एंटिटीज एंड डेप्ट अदर देन ओपीआई। डेप्ट दे रहा है या इन्वेस्ट कर रहा है। हाँ और यहाँ पे बोला इन्वेस्टमेंट अदर देन ओडीआई इन फॉरेन सिक्योरिटीज, वहां की कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। हाँ ठीक है। अच्छा, यहाँ पे बोला है कहाँ कहाँ पे इसका रूल का रेस्ट्रिक्शन नहीं है। इन्वेस्टमेंट मेड बाय ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अरे इंडियन बैंक, एनबीएफसी, इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को पैसा लगाने के लिए ये रिस्ट्रिक्शन फॉलो नहीं करना पड़ेगा। जो आगे रिस्ट्रिक्शन पढ़ने वाले हो ना, देखो सीधा बात बताए देवराज, तीन चीज पढ़ोगे, कहाँ कहाँ डायरेक्ट अलाउड है, कहाँ कहाँ नॉट अलाउड है, और कहाँ कहाँ आरबीआई या सेंट्रल गवर्नमेंट का परमिशन चाहिए। तीन चीज मेनली पढ़ोगे, कहाँ कहाँ अलाउड ही है, कहाँ कहाँ एकदम डिस अलाउड है, सॉरी कहाँ कहाँ डिस अलाउड है, पहले ये पढ़ोगे। फिर कहाँ कहाँ अलाउड है बट आरबीआई से पूछ लो, कहाँ कहाँ अलाउड है सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछ के। ये तीन कैटेगरी पढ़ोगे आगे। ओके तो वो जो रेस्ट्रिक्शंस वाला बात पढ़ोगे वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पे एप्लीकेबल नहीं। ओके मतलब बैंक वैंक इनको अलाउड है डायरेक्ट, वो रिस्ट्रिक्शन इन पे एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है। एक्विजिशन और ट्रांसफर ऑफ एनी इन्वेस्टमेंट आउटसाइड इंडिया मेड बाय रेसिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट, तेरा डॉलर पाउंड का ही एक अकाउंट खुला हुआ है। जनरली इंडियन आदमी का इंडियन रुपीज में बैंक अकाउंट होता है, हाँ बट कुछ इंडियन ऐसे हैं जिनका फॉरेन में बहुत बिजनेस चलता है, हाँ वो लोगों को एक और अकाउंट खोलने का परमिशन मिलता है, तो डॉलर पाउंड में यहाँ पे रुपया रहेगा। मगर उस अकाउंट में इंडियन रुपीज नहीं रखते हो तुम, उस अकाउंट में तुम डॉलर पाउंड ही रखते हो, कन्वर्ट करा के रखने की जरूरत नहीं है। तुम देखो जनरली इंडियन आदमी के पास डॉलर आए, उसको इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करा के अपने बैंक अकाउंट में रख सकते हो। लेकिन ये एक अकाउंट ऐसा होता है फॉरेन करेंसी अकाउंट, एफसीआई अकाउंट, जिसको गवर्नमेंट बोलता है वहां तुम डॉलर पाउंड ही रख लो, कन्वर्ट मत करो भाई, क्योंकि तुम बोलता है मेरे पास डॉलर आएगा फिर हमको डॉलर में पेमेंट भी करना है, हम पहले इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करें फिर उस इंडियन रुपीज को दोबारा डॉलर में कन्वर्ट करें, मेरे को तो फालतू चार्जेस लग जाएगा। है ना। मान लो मेरे अमेरिका से डॉलर में पेमेंट आया, अब हम बैंक को बोलो डॉलर को रुपीज में कन्वर्ट करो, बैंक उसका चार्जेस काटेगा ही काटेगा, और फिर दोबारा हमको कुछ दिन बाद ही वही डॉलर को फिर पेमेंट करना है किसी फॉरेन पार्टी को। अब फिर उसको इंडियन रुपीज को डॉलर में कन्वर्ट करा के डॉलर लेके वहां भेजो, फिर चार्जेस लग जाएगा। अरे भाई ऐसा तो सर मेरा हर रोज काम होता है, या हर हफ्ता में काम होता है, या हर महीना में काम होता है, हम तो पगला जाएगा चार्जेस देते देते। तो गवर्नमेंट बोला अच्छा ठीक है, तुम्हारे लिए एक ऑप्शन देता है, तुम फॉरेन करेंसी का एक बैंक अकाउंट खोल लो ना, जहां डॉलर पाउंड यूरो येन यही सब पड़ा रहेगा तुम्हारा, वही आएगा वही पेमेंट कर देना। तो उनको पेमेंट के टाइम में ये रिस्ट्रिक्शंस फॉलो नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। अगला रिस्ट्रिक्शन किसको, एक्विजिशन और ट्रांसफर ऑफ एनी इन्वेस्टमेंट आउटसाइड इंडिया
मेड आउट ऑफ फॉरेन करेंसी रिसोर्स हेल्ड आउटसाइड इंडिया। तुम्हारा अमेरिका में कोई एसेट पड़ा है, तुम अमेरिका वाला एसेट को बेच के और अमेरिका में हाँ एक और प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करो, तुम कौन हो? तुम इंडियन हो हाँ या तुम फॉरेनर हो इंडिया में जॉब कर रहे हो? तुम फॉरेनर हो इंडिया में जॉब कर रहे हो, तो तुम्हारा अमेरिका में मतलब तुम अमेरिकन हो और इंडिया में जॉब कर रहे हो, तो तुम्हारा अमेरिका में भी कुछ प्रॉपर्टी होगा, हाँ उसको तुम बेचे हाँ और सर वहीं अमेरिका में दूसरा प्रॉपर्टी लिए, तो वहां पर ये रिस्ट्रिक्शन फॉलो नहीं होगा। ऑब्वियस बात है ना सर, उन पे क्यों रेस्ट्रिक्शन लगाएंगे? वो तो इंडियन आदमी ही नहीं है। ठीक है, हाँ हाँ या फिर तुम इंडियन आदमी हो लेकिन तुम्हारा फॉरेन में प्रॉपर्टी और वो तुम तब लिए थे जब तुम इंडियन रेसिडेंट नहीं थे। टैक्स पड़े हो देवराज थोड़ा बहुत? हाँ हाँ सर रेसिडेंट ऑफ इंडिया और नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया पड़े हो, वो हाँ 182 डेज से कम, 182 डेज से ज्यादा। ज्यादा हाँ तो देखो देवराज, ऐसा हो ही सकता है ना, तुम हो तो इंडियन सिटीजन लेकिन हाँ इंडियन रेसिडेंट नहीं हो। हाँ क्योंकि मैं इंडिया में नहीं रहता। इंडिया में तुम्हारी 182 डेज से कम रहे प्रीवियस ईयर में, हाँ तो तुम्हारे ऊपर तो ये कहानी नहीं होगा हाँ कि तुम इंडियन रेसिडेंट नहीं हो। ठीक है, तुम इंडियन सिटीजन हो लेकिन तुम इंडियन हाँ रेसिडेंट नहीं हो, हाँ तो तुम ये फॉरेन का प्रॉपर्टी तब खरीदे थे जब तुम इंडियन रेसिडेंट नहीं थे। हाँ ठीक है, और अब वो प्रॉपर्टी बेच रहे हो तो तुम्हारे ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा। ऊपर अभी जो आगे रिस्ट्रिक्शन पढ़ने वाले हो, देखो अभी जो पढ़े है ना ये चार नाम, ये चारों कौन है जिन पे आगे आने वाला रिस्ट्रिक्शन एप्लीकेबल नहीं है। हाँ जो अभी आगे पढ़ोगे वो रिस्ट्रिक्शन उन लोगों पे एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, अब हाँ आया सर कहाँ कहाँ एकदम ही मना है। हम बोला था ना 3 कैटेगरी पढ़ने वाली हो बेटा। एक, जहां एकदम मना है फॉरेन में इन्वेस्टमेंट करना, फॉरेन में पैसा भेजना या हाँ लगाना। कहां कहां आरबीआई के अप्रूवल से अलाउड है और कहां कहां सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल से अलाउड हो। बात समझिए? हाँ तो सर कहां कहां पहले पढ़ रहे हैं अलाउड ही नहीं है। मतलब कौन कौन सा पैसा या कौन सा ऐसा देश जहां तुम कभी पैसा इंडिया से भेज ही नहीं सकते। कौन सा देश वाला रिस्ट्रिक्शन ऐसे कुछ है नहीं ज्यादा। असली रिस्ट्रिक्शन यही है कि इंडिया में किस नेचर का तुम पैसा कमाए हो, कमाई की हो, जो तुम फॉरेन नहीं भेज सकते। तो देखो क्या बोला, नो पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, मतलब इंडियन रेसिडेंट पे बात कर रही है ये भी। ठीक है, इसको PRI बोलते हैं, बार बार ये वर्ड आएगा PRI PROI। PRI हाँ, और एक आएगा PROI, पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, मतलब इंडियन रेसिडेंट नहीं है, नॉन रेसिडेंट मतलब। ठीक है, तो पहले पढ़ रहे हैं पर्सन रेसिडेंट इंडिया के ऊपर रिस्ट्रिक्शन। तो बोले कोई भी पर्सन अगर इंडियन रेसिडेंट है हाँ और वो फॉरेन एंटिटी में, वो इंडिया में कोई रियल एस्टेट में पैसा कमाए है, नहीं फॉरेन एंटिटी में पैसा लगा रहा है, वो फॉरेन में रियल एस्टेट में पैसा नहीं लगा सकता। वो फॉरेन पैसा नहीं भेज सकता कोई गैम्बलिंग बेटिंग के लिए। ओके डीलिंग विद फाइनेंशियल प्रोडक्ट लिंक टू इंडियन रूपी विदाउट स्पेसिफिक अप्रूवल ऑफ RBI। अगर कोई ऐसा वहां पे तुम्हारा डील है जो इंडियन रुपया में भी हो सकता था, लेकिन तुम इंडियन रुपये में नहीं कर रहे हो, तो तुम पहले RBI से पूछ लो तभी करना, वरना जनरली ये रिस्ट्रिक्टेड ही है। ओके एनी, एक मिनट, ये ODI का फुल फॉर्म क्या था? ओवरसीज, अच्छा ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, एनी ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन स्टार्टअप recognized under the law of host country shall be made by an Indian entity only from internal accrual, whether from Indian entity or a group of associate company, in case of resident individual from own fund of such individual। फॉरेन का कोई स्टार्टअप है और वहां का देश का रूल है कि कोई भी पैसा लगाएगा तो वहीं पे कमाया हुआ पैसा लगाएगा, तो फिर तुमको इंडिया में कमाया हुआ पैसा वहां लगाना अलाउड नहीं होगा। नहीं। No person resident in India shall make financial commitment in foreign entity that is invested or invested into India
at the time of making such financial commitment at time thereof, resulting in structure with more than 2 layer of subsidiary. तुम्हारा एक फॉरेन कंपनी है जो इंडिया में पैसा लगा के रखा है, इंडिया में कोई कंपनी में इंडियन कोई कंपनी में सब्सिडियरी है वो, हाँ तो वैसा कंपनी में एक इंडियन आदमी पैसा नहीं लगा पाएगा। ओके सर किनके ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है, पहले ही बोल दिया था, कोई भी टाइप का बैंकिंग इंश्योरेंस है ना सर, उनको पैसा हाँ लगाना अलाउड करना ही पड़ेगा, वरना उनका बिजनेस ही तो वही है, वो चलेगा ही नहीं। तो देखो बैंकिंग कंपनी, एनबीएफसी, इंश्योरेंस कंपनी और गवर्नमेंट कंपनी पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। ओके अब आया ऑटोमेटिक रूट, सर कहाँ कहाँ अलाउड है, तो बोला है कोई भी एनी ओवरसीज इन्वेस्टमेंट बाय अ पर्सन रेजिडेंट या शेल बी मेड इन फॉरेन एंटिटी एंगेज इन बोनाफाइड बिजनेस एक्टिविटी डायरेक्टली थ्रू स्टेप डाउन सब्सिडी और स्पेशल पर्पस व्हीकल। तो नॉर्मली अगर कोई फॉरेन का बिजनेस है, बिजनेस एक्टिविटी कर रहा है फॉरेन एंटिटी, और जो इंडिया में लीगली अलाउड बिजनेस है, वैसा बिजनेस में तुम पैसा लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ओके मतलब वैसा कोई बिजनेस को इंडियन कंपनी सब्सिडियरी बना सकता है अपना, मतलब एक इंडियन कंपनी फॉरेन बिजनेस का 50% से ज्यादा स्टेक खरीदना चाहता है हाँ और उसको अपना सब्सिडियरी बनाना चाहता है, ओके तो ये अलाउड है, ठीक है। लेकिन कौन सा बिजनेस जो इंडिया में बोनाफाइड है, मतलब इंडिया में अलाउड बिजनेस है वो। हाँ अब ऐसा बोलते हैं कि एग्जांपल दे देते हैं कि इंडिया में एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, ड्रग्स का बिजनेस अलाउड नहीं है। हाँ मान लो कोई ऐसा देश है जहां ड्रग्स लीगली अलाउड है, हाँ तो फिर इंडियन कंपनी वहां का उस कंपनी को अपना सब्सिडियरी नहीं बना सकता। समझ गया। तो ऐसा पहले ये देखो, वो इंडिया में बोनाफाइड बिजनेस है, तो स्टेप डाउन सब्सिडियरी इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉरेन एंटिटी हैव बीन डिफाइंड एज एन एंटिटी इन विच फॉरेन एंटिटी हैज कंट्रोल। इंडिया में जिस टाइप का बिजनेस पे कंट्रोल अलाउड है, वैसा कोई फॉरेन कंपनी पे तुम अपना कंट्रोल ले रहे हो। In other words, it may be possible to invest in foreign holding company, which has one more layer for foreign subsidiary as long as the ultimate foreign subsidiary। एक बात समझना, यहाँ वन लेयर का बात कर रहा, वन लेयर का मतलब ये होता है कि कोई एक फॉरेन कंपनी है, हाँ उसका कोई होल्डिंग कंपनी है, ओके तुम उस होल्डिंग कंपनी में पैसा लगा रहे हो उस सब्सिडियरी में, बट वो होल्डिंग का भी कोई होल्डिंग है तो उसमें नहीं लगा पाओ, ठीक है, ये बोलना चाह रहे, ठीक है। हाँ, लेकिन एक बात ध्यान में रखना, तुमको फिर वहां का मेजोरिटी अपॉइंट करने का पावर, तब तुम उसको अपना सब्सिडियरी बना रहे हो, दैट मीन्स तेरा उस बिजनेस पे कंट्रोल आना चाहिए, तभी तो सब्सिडियरी कहलाएगा। हाँ तो क्या बोला, देखो, फर्दर कीप इन माइंड दैट कंट्रोल इज डिफाइंड दैट राइट टू अपॉइंट मेजोरिटी ऑफ द डायरेक्टर, तेरे पास ये राइट है, तुम उसका मैनेजमेंट का कंट्रोल है तुम्हारे पास, डिसीजन मेकिंग का, हाँ ठीक है, तब तुम वहां पैसा लगा सकते। ओके और क्या बोला, अकॉर्डिंग टू अ फॉरेन एंटिटी सेट अप विदाउट एनी आउटवर्ड रेमिटेंस ऑफ कैश, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे, हाँ वो बिजनेस जो वहां पे बना है ना, वो इंडिया से पैसा भेज के नहीं बनाओ, मतलब गवर्नमेंट नहीं चाहता है कि तुम पहले इंडिया से पैसा भेजो, वहां एक बिजनेस क्रिएट करो और फिर उसका शेयर खरीद के उसको कंट्रोल करो, ये तो पूरा इंडिया का ही पैसा हो गया। हाँ तो ये अलाउड नहीं है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर, तुम इंडिया से उधर पैसा भेजा, वहां कंपनी क्रिएट किया और फिर उसी पैसे, उसी बिजनेस को इंडिया से दोबारा पैसा भेज के 50% कंट्रोल अपने पास ले रहे हो, वो अलाउड नहीं हाँ। होगा, ठीक है। हाँ सर, समझ गया। अब बोला अप्रूवल रूट में क्या होगा, तो बोला दो टाइप का अप्रूवल रूट है, अप्रूवल फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट या अप्रूवल फ्रॉम आरबीआई। तो देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल कहाँ बोला, एप्लीकेशन फॉर ओवरसीज इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान एंड अदर कंट्रीज एज में बी रिस्ट्रिक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल का बात कब आया, जब पर्टिकुलर कंट्रीज का बात आ रहा, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट बिजनेस में इंटरफेयर नहीं करेंगे, कौन कौन सा बिजनेस के लिए अलाउ करेंगे और कौन कौन सा बिजनेस के लिए अलाउ नहीं करेंगे, वो आरबीआई देखो। हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट बोलता है हम देखेंगे कौन सा देश का बात हो रहा है, देश का बात हो रहा है सबका, पाकिस्तान एंड अदर कंट्रीज। या अदर कंट्री क्यों लिख के रखा, पता है, कोई नाम नहीं लिख के रखा अदर कंट्री में। हाँ
अब ये जैसे मान लो अचानक इंडियन गवर्नमेंट का भी इससे रिलेशन खराब हो रहा है ना। अरे वो ट्रूडो कहाँ का प्रेसिडेंट है? कौन सा सर प्रेसिडेंट नाम बोला? कनाडा कनाडा कनाडा। ओ कनाड। हाँ कनाडा के साथ हो रहा है ना वो ट्रूडो का झमेला। एलेक्स हाँ ट्रूडो जो हाँ वहां का प्रेसिडेंट है ना, प्राइम मिनिस्टर है जो भी है, वो हम्म। अचानक अभी इंडिया से बहुत पंगा ले रहे हैं। उसको सब प्रेशर कर रहा है ना दूसरी तरफ से, इसलिए कर रहा है। जो भी हो रहा है कर रहा है ना। हाँ वो हाँ इंडियन हाँ। गवर्नमेंट को मतलब अलग वे में डील कर रहा है। जैसे इंडिया कनाडा का पहले रिलेशन था, अचानक रिलेशंस बहुत हम्म खराब हुए हैं। हम्म। तो दैट इज द पॉइंट कि अचानक इंडियन गवर्नमेंट अब बोल दे कि अभी हम कनाडा में इन्वेस्टमेंट अलाउ नहीं करेंगे किसी भी इंडियन कंपनी का। हाँ कर सकता है, इसीलिए वो अदर कंट्री लिख के रखा है कि अचानक गवर्नमेंट का लगेगा तो गवर्नमेंट उस कंट्री का नाम मेंशन कर देगा, यहां भी अलाउड नहीं है। हाँ वापस हाँ रिलेशन हाँ। सुधर जाएगा, अलाउड कर देगा। हम्म जैसे मालदीव्स, हम्म। वो मोइजू मोइजू है ना जो वहां का, हाँ बीच में उसके साथ रिश्ता खराब हुआ था, हाँ अभी अचानक वापस सुधर गया। हालांकि इंडिया ने उस समय बैन लगाया ना, अभी कुछ बात कर रहा है वो एग्जाम्पल में खाली नाम ले रहे कंट्री का। ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन लगाया नहीं इंडियन गवर्नमेंट की वहां इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। बट पॉइंट इज इंडियन गवर्नमेंट अपने आप पे कंट्रोल रखा, ठीक है। और पाकिस्तान हाँ पे तो हमेशा के लिए रखा, तो वो ठीक है। अब आता है सर कब कब आरबीआई का अप्रूवल कब आता है, यहां पूरा लिस्ट। हम्म देखो पहला ही लाइन क्या बोला, प्रायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई फॉर एनी फॉरेन करेंसी एक्सीडिंग $1 बिलियन। एक साल में $1 बिलियन से ज्यादा अगर तुम वहां रुपया भेज रहे हो तो भैया थोड़ा अप्रूवल ले लेना आरबीआई का। भाई $1 बिलियन, $1 बिलियन बहुत होता है ना। हाँ हाँ $1 सर। बिलियन मतलब $1 करोड़। हम्म 1 करोड़ इंटू 80 करोड़ रुपया अगर तुम वहां लगा रहे हैं तो भाई थोड़ा सा पूछ लो, पूछ के जाओ। ना नहीं कर रहे हैं बट आरबीआई का अप्रूवल लेकर जाना अलग से। हाँ एक मिनट रुक, लेकिन यहां पे एक बात बोला। क्या बोला सर? देखो क्या लिखा है, एक बार ढंग से पढ़ते हैं लाइन। बोलता प्रायर अप्रूव आरबीआई फॉर एनी फॉरेन करेंसी एक्सीडिंग $1 बिलियन ऑफ इट्स इक्विवेलेंट इन फाइनेंशियल ईयर। अच्छा यहाँ पे इक्विवेलेंट के लिए क्या हाँ सर, हर जगह तो डॉलर नहीं होता ना, कहीं तो पाउंड और यूरो भी होगा। हाँ तो $1 बिलियन के इक्वल टू पाउंड का बात करो। अब ये मत बोलना वन बिलियन पाउंड या $1 बिलियन नहीं। क्या बोला वो समझो, अगर डॉलर में कर रहे हो तो $1 बिलियन, और अगर पाउंड या हाँ यूरो या येन में कर रहे हो तो $1 बिलियन कितना आता है उतना पाउंड में, उतना इन्वेस्टमेंट तक अप्रूवल नहीं चाहिए, उसके ऊपर अप्रूवल लो, ठीक है। हाँ सर। तो यहां पे वही बोला कि कुछ केस है जहां सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल चाहिए, कुछ केस में आरबीआई, और कुछ केस में तो रेस्ट्रिक्शन है, ठीक है। तो ऊपर वाला बात को यहाँ पे चार्ट बना के दोबारा लिखा है। फिर बोला यहाँ पे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा तभी काम करना। ओके। तो रूल 10 प्रोवाइडेड एनी पर्सन रिसीविंग इन इंडिया हु हैज एन अकाउंट अपीयरिंग एज ए नॉन परफॉर्मिंग एसेट। देखो तुम्हारा इंडिया में एनपीए चल रहा है, मतलब इंडिया में तुम बैंक लोन में डिफॉल्टर हो रहे हो हाँ कोई भी कारण से, और तुम फॉरेन में पैसा लगाना चाहते हो, कभी नहीं होगा। अलाउ करेंगे, लेकिन पहले एनओसी लो उस बैंक से या जहां से भी तुम लोन ले रखे हो वहां से। वो बैंक को दिक्कत नहीं है तो आरबीआई को भी दिक्कत नहीं। ओके। देखो ये बात समझना बेटा, डिफॉल्टर होना कोई बहुत बड़ा इश्यू या प्रॉब्लम नहीं है कि एकदम ही अलाउ नहीं करेंगे। कई बार हो जाता है ना, कोई रीजन से एक बार मेरा ईएमआई फेल हो गया और उसको हम 2 दिन बाद क्लियर कर ही दिए थे, तो वो डिफॉल्टर नहीं हुआ ना, वो एक बार के लिए कुछ गड़बड़ हो गया था सर अकाउंट। तो गवर्नमेंट बोलते कोई बात नहीं ना, तुम जहां से लोन फोन लिए थे जहां डिफॉल्टर होने वाला बात था वहां पे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ले लो,
और फिर कर लो काम, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो बैंक को दिक्कत नहीं है, वो बैंक बोल रहे नहीं कोई बात नहीं, वो डिफॉल्टर ऐसे ही हुआ था, कुछ गड़बड़ हो गया था, तो बैंक को दिक्कत नहीं है, तो आरबीआई को भी दिक्कत नहीं है। ठीक है। एनओसी लेने के बाद 60 डेज तक का एनओसी विद इन 60 डेज ले लेना, तभी काम कर पाओ। ठीक है। अगला पॉइंट बोला सर इंडिया के बाद पैसा भेजेंगे कैसे, पैसा भेजने का कोई तरीका है? हाँ, बैंकिंग चैनल के थ्रू भेजो। ठीक है। या फिर तुम्हारा वो डॉलर पाउंड का अकाउंट मेंटेन्ड है, वैसे भेजो। या स्वैप ऑफ सिक्योरिटीज कर सकते हो, तुम इंडियन शेयर दिए और बदले में फॉरेन शेयर लिए, वो भी अलाउड है। तो पहला तरीका है तुम इंडियन चैनल के थ्रू रुपया भेजो, बैंकिंग चैनल के थ्रू, मतलब इंडियन रुपीज को डॉलर में कन्वर्ट कराओ या पाउंड में कन्वर्ट कराओ और भेज दो। हाँ। या फिर तुम्हारा वैसा वो फंड अकाउंट है मेंटेन्ड है, वो भी पढ़ाया था ऊपर डॉलर पाउंड वाला, वहां से भेजो। या फिर तुम इंडियन शेयर दो और फॉरेन शेयर ले लो, स्वैप ऑफ सिक्योरिटी, स्वैपिंग मतलब एक्सचेंज। हाँ, वो कर सकते हो। या फिर एडीआर जीडीआर होता है ना, हाँ, उसके थ्रू पेमेंट कर सकते हो। ठीक बात है। मतलब सर सीधा बात है, कोई भी ऐसा तरीका अप्लाई करो जिसको गवर्नमेंट कंट्रोल कर सके। मतलब कैश में तुम पेमेंट नहीं कर सकते, एक तरीके से तो ये भी समझो। मतलब ऐसा नहीं है कि तुम $1 लाख बैंक में भर के ले गए और वहां दे के आ गए, सब बैंकिंग चैनल के अंदर। हाँ, बैंकिंग चैनल्स होना चाहिए सारा। देखो यहाँ लिख भी दिया, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट वे ऑफ कैश इज नॉट परमिटेड। मतलब हम बैंक में $1 लाख भर के ले गए, पे करके आ गए, ये नहीं चलेगा। एंड इंडियन एंटिटी कैन मेक रेमिटेंस टू द ऑफिस और ब्रांच आउटसाइड इंडिया ओनली फॉर द पर्पस ऑफ नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन ऑफ सच ब्रांच और ऑफिस। तुम अपना ब्रांच या कोई फॉरेन में ऑफिस में पैसा भेज रहे हो, तो ध्यान रखना नॉर्मल बिजनेस के लिए जो दरकार है सिर्फ वही भेज सकते हो। वहां लैंड खरीदने के लिए, वहां बिल्डिंग खरीदने के लिए पैसा मत भेज देना। ओके, ठीक है ना। हाँ। नो रेमिटेंस शैल बी मेड टू ब्रांच और ऑफिस साउथ इंडिया फॉर मेकिंग एनी ओवरसीज इन्वेस्टमेंट। तुम अपने ब्रांच को पैसा दे रहे हो, वो वहां के इन्वेस्टमेंट करेगा। मतलब तुम्हारा ब्रांच को पैसा भेज रहे हो, वो टेस्ला का शेयर खरीदेगा। हाँ। ये नहीं चलेगा, समझे? ये अलाउड नहीं है। तुम नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी का, ब्रांच का खर्चा, ब्रांच का सैलरी के लिए पैसा भेज रहे हो, ब्रांच का रेंट के लिए पैसा भेज रहे हो, ब्रांच गुड्स खरीदेगा उसके लिए पैसा भेज रहे हो, वो ठीक है, वो तो तुम्हारा डे टू डे बिजनेस का काम है भाई, वो तो करना ही पड़ेगा। ब्रांच वहां पे स्टॉक नहीं खरीदेगा तो बिजनेस क्या करेगा? ब्रांच वहां पे भाड़ा नहीं देगा तो ऑफिस चलाएगा कैसे? ब्रांच वहां के एम्प्लॉय को सैलरी नहीं देगा, ब्रांच वहां के इलेक्ट्रिक बिल नहीं देगा, तो चलेगा कैसे सर? ये तो करना ही पड़ेगा। हाँ ठीक है, ये करो, लेकिन तुम ब्रांच को पैसा भेज रहे हो कि लो 1 करोड़ रुपए भेजे हैं, इसको टेस्ला के शेयर में लगा दो, इसको फेसबुक के शेयर में लगा दो, इस पैसा को वहां किसी को लोन दे दो, इस पैसा से वहां का कोई बिजनेस खरीद लो। ये सब नहीं होता है, ठीक है। हाँ। A person resident shall not make any payment on behalf of any foreign entity or other way of financial commitment। ये भी बहुत गजब का एक पॉइंट है। एक अमेरिकन कंपनी है, उसको इंडियन किसी कंपनी को पेमेंट करना था। हाँ। तुम उस अमेरिकन कंपनी को बोल रहा है कि तुम्हारे ब्याज पे हम यहाँ पैसा दे दे रहे हैं, हाँ, और तुम वहां मेरा ब्रांच को पैसा दे दो। नहीं, ये हवाला हो गया है, तो पैसा का हवाला कांड हो गया है, तो ये नहीं अलाउड। तो फॉरेन एंटिटी के बदले में तुम यहाँ पे उसके लिए पेमेंट कर दे रहे हो किसी को, और वो वहां पे तुम्हारा उसके लिए कुछ पैसा का रेमिटेंस कर देगा अपने आप। हो सकता है ना वहां पे तुम्हारे लिए लैंड खरीद के रख दे, वहां तुम्हारे लिए कोई तुम्हारा बिजनेस को लोन दे दे। भाई ये सब अलाउड नहीं, ये घुमा के पैसा मत लो, डायरेक्ट लो ना, क्योंकि इसको गवर्नमेंट ट्रैक नहीं कर पाएगा ना। अब देवराज का एक कंपनी है यहाँ पे, नीरज का भी एक कंपनी है, नीरज देवराज की कंपनी को 10 लाख रुपया दे दे, ये गवर्नमेंट कहां ढूंढ पाएगा? और क्यों दिया है? क्योंकि एक अमेरिकन कंपनी था जिससे देवराज पैसा पाता था। हम उस अमेरिकन कंपनी को बोला, नीरज बोला अमेरिकन कंपनी को
कि तुम मेरे ब्रांच को पैसा दे दो वहां पे, और हम यहाँ देर रात को पे कर दे रहे हैं। हाँ भाई नॉट अलाउड। गवर्नमेंट बोलता है ये सब ट्रैकर में नहीं आ पाएगा और फ्रॉड होने का बहुत चांस बनेगा। ऐसे तो फिर यही तो होता है वो टेररिज्म वाला कांड में भी, हवाला किधर, हवाला टेररिज्म, ये इनसे इधर तो पैसे दे दो, स्कोप, उधर पैसे दे हाँ दो। इनसे तो ब्लैक मनी का भी स्कोप बनेगा। फॉरेन में कैश ले जाते थे मैम को पकड़ सकते हो, बैग में कैश लेके जाएंगे कस्टम में पकड़ लोगे एयरपोर्ट पे। यहां हम देवराज को 10,000 रुपया 10 लाख रुपया दे दें कैश में, कौन ही पकड़ लेगा बाबू? कोई नहीं पकड़ पाएगा सर। हाँ और पूरा फ्रॉड होने का स्कोप बनेगा, ये अलाउड नहीं। नेक्स्ट बोला रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट। तुम जो भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट या फॉरेन पेमेंट ट्रांसफर कर रहे हो पूरा का रिकॉर्ड होना चाहिए और उसका रिपोर्ट बना के गवर्नमेंट को सबमिट करो। और अगर लेट डिटेल दोगे तो उसका लेट फीस भी लगेगा। तुम कितना मैक्सिमम अमाउंट भेज सकते हो उसका रिस्ट्रिक्शन है, तो उसका पूरा डिटेल बना के गवर्नमेंट को रिपोर्ट करोगे, मतलब आरबीआई को या जिसको भी तुमको डिपार्टमेंट है उसको रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो देखो बोला कोई भी पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया शैल मेक एन ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। क्या क्या कमिटमेंट वो करके रखा है वहां पे, ठीक है। कोई डिस इन्वेस्टमेंट किया है तो जैसे वो वहां इन्वेस्टमेंट किया उसके 30 डेज में रिपोर्ट करेगा। कोई रीस्ट्रक्चरिंग किया है वहां के बिजनेस को, मतलब वहां का लॉस मेकिंग बिजनेस को बचाने के लिए फंडिंग करके उसके साथ पार्टनरशिप किया है, वो भी 30 डेज में बताओ। मतलब कोई भी ट्रांजेक्शन कर रहा है वहां पे इन्वेस्टमेंट टाइप का, तो उसका 30 डेज में इंडिया में रिपोर्ट दे देना। ओके। A person resident other than a resident individual making an overseas portfolio, वहां का पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट कर, मतलब वहां का शेयर वगैरह में पैसा लगा रहे हो, खरीद रहे हो बेच रहे हो, तो 60 डेज में रिपोर्ट कर देना, हर 6 महीना में एक बार। 6 महीना में ऐसा कुछ भी शेयरों में इन्वेस्टमेंट किया हो उसका डिटेल नेक्स्ट 60 डेज में देना। तो वहां पे बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हो डायरेक्टली तो 30 डेज, और वहां के शेयर वगैरह के पोर्टफोलियो में पैसा लगा रहे हो तो 60 डेज, हर 6 महीना में एक बार में रिपोर्ट बना के दो कहाँ कितना पैसा तुम्हारा लगा हुआ है। और ईयरली भी एक परफॉर्मेंस रिपोर्ट दोगे हर ईयर का नेक्स्ट 31 दिसंबर तक। मतलब हमारा मार्च 2024 में मेरा फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ तो दिसंबर 24 तक हमको एक पूरा एनुअल रिपोर्ट भी बना के देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, ताकि वो लोग ट्रैक कर सके कि हम कहाँ कितना इन्वेस्ट। ठीक है। मेरा किसी वहां पे किसी कंपनी में 10% से कम का भी होल्डिंग है तो भी इन्वेस्ट बताना पड़ेगा रिपोर्ट। ओके। मतलब सीधा बात है कुछ भी इन्वेस्टमेंट की रिपोर्ट, ताकि आरबीआई ट्रैकर कर सके ना, उनके पास डेटा रहेगा तो लोग उसको कभी भी कोई फ्रॉड होगा तो तुरंत देख पाएगा, रोक पाएगा। इश्यूज इन चूजिंग लोकेशन आउटसाइड इंडिया। इंडिया के बाद जो लोकेशन चूज कर, ज्योग्राफिकली लोकेशन का बात हो रहा है, तो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर अगर वहां पे पोर्ट, एयरपोर्ट, स्टोरेज, वेयर हाउस ये सब बना रहे हो, कोई ट्रांसपोर्ट का काम चालू कर रहे हो तुम वहां पे लेबर लोगों का तुम कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लेबर भेजने का काम कर रहे हो, ठीक है। तो ये सब का अलग रिपोर्टिंग होगा। बड़ा इन्वेस्टमेंट है ना, तो वहां पे पोर्ट बना रहे हो, वहां एयरपोर्ट बना रहे हो, वहां वेयर हाउस बना रहे हो, वहां ट्रांसपोर्ट बिजनेस चालू कर रहे हो, वहां पे एम्प्लॉइज ट्रांसफर करते हो, लेबर भेजते हो, ठीक है ना। हाँ। तो ये सब चीज का तुम्हारे पास पूरा डिटेलिंग होना चाहिए। ठीक बात। हाँ। यहां बता रहा है कि क्या इश्यूज आता है लोकेशन चूज करते वक्त। तो एक तो ये सब इश्यूज आएंगे कि वहां पे रिस्क कितना है, ये भी पूरा पता, ये सब पता करो। सॉरी, रिपोर्ट करने का तो टॉपिक ऊपर गया, पहले ये सब पता करो तब इन्वेस्ट करो। ओके। वहां का इकोनॉमिकल एस्पेक्ट का पता करो फिर इन्वेस्ट करो। क्या वहां बिजनेस करना आसान है, वहां पे बिजनेस करने का कॉस्ट कितना लगेगा, वहां लेबर का क्वालिटी कैसा है, वहां टैक्स का रूल क्या है, वहां लोकल एरिया में कितना कमाने का स्कोप है, कितना माल बिकता है, ये पता करो तब बिजनेस करना वहां पे। फिर बोला वहां का पॉलिटिकल पार्टी के बारे में पता करो, पॉलिटिकल फ्रेंडली है कि एनिमी है। हाँ। वहां का लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट, मतलब पिछले कई सालों से वहां देखो, अभी का गवर्नमेंट फ्रेंडली हो सकता है लेकिन वहां बाकी पॉलिटिकल पार्टी जो है ना, जो पुराना पार्टी
हाँ। वो लोग का इंडिया फ्रेंडली रिलेशन अगर नहीं है, और कहीं तुम जब पैसा लगाया तब तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी वहां पे तुम्हारा देश का फ्रेंडली गवर्नमेंट है। लेकिन जब वहां इलेक्शन होगा और गवर्नमेंट पलट गया तो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट अटक जाएगा ना। हाँ सर। तो इसको भी चेक करके पैसा लगाओ। आसपास के कंट्री से कैसा रिलेशन है उस देश का और तुम्हारे देश का, क्योंकि आगे जाके इंडियन गवर्नमेंट क्यों बोल रहा है सब चीज को देख के पैसा लगाओ, क्योंकि आगे जाके ट्रबल आया तो उतना पैसा अटक जाएगा इंडिया में, जैसे अभी बांग्लादेश के साथ हो रहा है। इंडियन गवर्नमेंट इस बात को लेकर चिंता में है, क्योंकि उसको पता है कि जब तक शेख हसीना का गवर्नमेंट था वो इंडियन फ्रेंडली गवर्नमेंट था। हाँ। तो इंडियन बिजनेसमैन को वहां इन्वेस्टमेंट करना गवर्नमेंट अलाउ करता था और इजीली अलाउ करता था, क्योंकि इंडिया चाहता था बांग्लादेश का ग्रोथ हो और इंडियन बिजनेसमैन को भी फायदा हो और रिलेशन अच्छा रहे दोनों कंट्री का। लेकिन अभी जो वहां सरकार है, हालांकि वो बार बार बोल रहे हैं हम लोग इंडियन विरोधी कुछ नहीं करने वाले, हम लोग इंडिया अगेंस्ट कुछ नहीं करेंगे। हाँ। लेकिन पॉइंट इतना ही है कि इंडियन गवर्नमेंट को 100% श्योरिटी नहीं हो रहा है, और इंडियन गवर्नमेंट को चिंता है जो अब तक पैसा लग चुका वो कैसे रिटर्न आएगा। हाँ। सडनली वो गवर्नमेंट इंडिया के साथ पूरा रिश्ता खराब कर रहे, तो इंडियन बिजनेसमैन को वहां से छोड़ छाड़ के आना पड़ेगा। अब वहां पे वेयर हाउस, वहां पे जो बिजनेस का सेटअप है उसको उखाड़ के थोड़ी लेके आएगा कोई जमीन से, वो सब तो वहीं रह जाएगा, बर्बाद हो, पैसा लगाया तो डूब जाएगा। तो हाँ सर। ये सब चीज गवर्नमेंट बोलता है लगाने के पहले देखो अदर पार्टी का वहां क्या हालत है। जो इंटरनेशनल ट्रेड बॉडीज है उनका वहां पे कैसा रूल्स है, कितना वो लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट फ्रेंडली देश है, जैसे कोरिया है, नॉर्थ कोरिया। हाँ। हाँ। तो वहां पे अलग ही रूल चलता है। उस देश का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन कैसा है, मतलब वो लोग तुम्हारे देश का टेक्नोलॉजी को कॉपी करके डुप्लीकेट बना ले, तो वहां पे वैसा कोई रूल है तो उसको रोकने का। जैसे क्यों ये अमेरिका का बड़ा बड़ा कंपनी इंडिया में इन्वेस्टमेंट के पहले बहुत सारा चीज चेक करके आता है, क्योंकि इंडिया में डुप्लीकेसी बहुत होता है। हाँ। हर ब्रांड का चिप कॉपी बन सकता है इंडिया में, हमारा इतना जुगाड़ बुद्धि है ना। करना रहता है एक हाँ, दिन लेकिन बना इंडियन रहता है। गवर्नमेंट इस मामले में टाइट है कि इंडियन गवर्नमेंट ऐसा चिप कॉपी पकड़ेगा, डुप्लीकेट कॉपी, तुरंत उसको बैन करे, तो वो लोग आने को तैयार है। अच्छा ठीक है चलो, लेकिन यही देखे यहाँ का गवर्नमेंट भी उतना प्रोटेक्शन पे बात नहीं करता, कॉपीराइट का, पेटेंट का। तो फिर भैया वो लोग बोलेगा नहीं भैया इस देश में जाना रिस्की है, तो ये भी तुम देख के घुसो, कहीं पे घुसो तो वहां का इलेक्ट्रिसिटी पावर वो सब कैसा है, कम्युनिकेशन कैसा है, टेलीकॉम कैसा है। मतलब सीधा बात है, ये पूरा टॉपिक टाइम पास में तुमको ये बताया कि किसी देश में जब तुम बिजनेस घुसो करने के लिए लोकेशन चूज करते वक्त क्या क्या बातों को ध्यान में रखो। ठीक है। एक अलग ही टॉपिक है शिपिंग ऑफ बिजनेस इन न्यूजीलैंड। पता नहीं अचानक ये चैप्टर को तुम्हारे अलग से न्यूजीलैंड से क्यों इतना प्यारा है। वही तो सोच रहे हैं सर। हमको नहीं समझ में अचानक खाली न्यूजीलैंड को क्यों पकड़ा है चैप्टर। ठीक है, जो भी आप पढ़ते हैं होता है रेगुलेटर न्यूजीलैंड कंपनीज ऑफिस। जब तुम न्यूजीलैंड में कोई अपना कंपनी का ऑफिस खोलने वाले हो तो उसके लिए क्या रूल रेगुलेशन है, तो बोला वहां पे पहले एक डोमेन नेम तुमको अलग लेना पड़ेगा, वो रजिस्टर करो। तुम्हारे कंपनी का नाम पे वहां पे तुमको रिजर्व करवाना पड़ेगा। तो न्यू कंपनी नेम मस्ट बी यूनिक, तुमको वहां पे एक नया कंपनी का नाम लेना पड़ेगा, और वो भी 20 दिन के अंदर, कंपनी का ऑफिस खोलने के 20 दिन के अंदर। तुमको वहां पे सारा फॉर्म्स भरना पड़ेगा, वो तुम सारा जगह रजिस्ट्रेशन फीस देना पड़ेगा। तुमको अपना ईमेल आईडी का डिटेल वगैरह वहां देना पड़ेगा। ओके। अब यहाँ पे ये क्या लिखा, टू रजिस्टर द कंपनी ऑनलाइन। अच्छा, ये कंपनी का रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होगा तो तुमको वहां पे और उसका वेबसाइट पे जाके पहले माई अनफर्निश्ड बिजनेस का कॉलम सेलेक्ट करना पड़ेगा, माई टास्क मेरा काम क्या है वो लिखना पड़ेगा, एप्लीकेशन का पूरा फॉर्म भरना पड़ेगा, तुम्हारे डायरेक्टर शेयर होल्डर यहाँ पे कौन है, टैक्स का रजिस्ट्रेशन वो सब का नंबर भरना पड़ेगा,
एप्लीकेशन फीस देना पड़ेगा, फॉर्म का रिव्यू होगा और सबमिट कर दो। क्या फालतू टॉपिक था, पता नहीं क्यों था, मेरे को नहीं समझ में आया ये टॉपिक डालने का लॉजिक क्या था। तो ये तो हमारे देश का बिजनेस खोलने के जैसे ही हाँ वही तो हमको भी लगा, ये अलग क्या था। ट्रेडमार्क सेम ही चेक तो करना चीज़ है पड़ेगा, वहां पे वो ट्रेडमार्क पे बिजनेस करने अलाउड है कि नहीं। सेम ही तो चीज़ है सर। हमको भी नहीं समझ में आया टॉपिक क्यों है। सिंगापुर दिया अलग से, ये करना क्या चाह रहा है तुम्हारा चैप्टर। सिंगापुर में भी बोला यार बिजनेस एंटिटी चूज करो, नेम रिजर्व करो, 120 डेज में अप्रूवल लो। वहाँ 20 डेज था, यहाँ 120 डेज है। वहाँ पे अलग बैंक अकाउंट खोलो, वहाँ पे एम्प्लॉय का इंश्योरेंस का अलग रूल है, उसको फॉलो करो। यही बात यहाँ पे भी ज्ञान में दे दिया। इसके लिए भी वेबसाइट का नाम बताया, बिट फाइल प्लस बोल के एक वेबसाइट है, वहाँ जाके फाइलिंग करो। तो हर देश का अलग अलग होगा ही। तो ऐसे क्या यहाँ पे सब देश का पढ़ाएगा क्या। रुको तो आगे देखते हैं क्या है। बाबा चाइना का बताया है, न्यूयॉर्क बताया है, यूके, कनाडा, वाह, उसके बाद बताया बाकी दुनिया। तुम्हारा चैप्टर पागल है, छोड़ दो, हो गया, नहीं पढ़ने का और।